America's big rematch. Whatever the result of its election, US is too diverse to allow one person to impose a radical political agenda. The problems in US are multifold. First is there is slow removal, the slow कैसे हो सकते हैं डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द एग्जिस्टिंग बिग सिटीज सैन फ्रांसिस्को हो गया लॉस एंजलिस हो गया एक्सेट्रा देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम दैट रीजन टू न्यू रीजन द सेकंड इज गन्स कल्चर अबॉर्शन इशू थर्ड इज मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट किया जाता है लेकिन देयर इज अ बैकलैश फ्रॉम द राइट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो कभी कभी यूएस इज डीपली सेल्फ एब्जॉर्ब सेल्फ रेफरेंशियल मतलब यूएस प्रमोट्स its own ideals and thinking on its own morality on the world. It becomes problematic. This was seen during the Vietnam War. This was seen during the first Gulf War 1991. फिर सेकेंड गल्फ वॉर जब इराक में इन्वेजन हुआ 2003 में violating the principle of the global peace, violating the principle of the ethical standard promoted during the war by the UNSC. तो सिर्फ यही नहीं ट्रम्प भी यही काम किए लेकिन ट्रम्प इंटरनेशनल स्फीयर में ट्रेड वॉर में उनका रोल ज्यादा था लेकिन हॉट वॉर बहुत कम था ही प्रमोटेड अमेरिका फर्स्ट बट ही ऑल्सो साइंड अब्राहम अकॉर्ड ही ऑल्सो मेडिएटेड अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन द टू फिर दोहा भी साइन उन्होंने किया उसके बाद फिर नॉर्थ कोरिया के साथ भी रिलेशनशिप में उन्होंने एक कदम उठाया जो ऐसा ब्रिटेन के समय में नहीं हुआ ना पहले उसके पहले हुआ तो ये बोल सकते हैं तो हिलेरी क्लिंटन बराक ओबामा नाम ऐसे पता होना चाहिए जो बिडेन डोनाल्ड ट्रम्प एंड ऑल्सो ट्रम्प एरा के टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है तो उनमें से विड्रॉ करने की भी बात की गई फंडिंग के अराउंड इशू हुआ कि यूएस सबसे ज्यादा फंडिंग करते हैं बट इतना यूएस को बेनिफिट नहीं होता है तो वो ठीक भी है एक इशू रहा। यस तो फिर तीन एरियाज है जहाँ पर ऐड और होगा कि पहला है कि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर डिवीजन बढ़ते जा रहा है ट्रम्प रिटर्निंग टू पावर और इंसरेक्शन हुआ 2020 के अंदर तो डीप डीप डिवीजन बहुत ज्यादा इंडिया से ज्यादा है वहां पर जो फील नहीं होता है क्योंकि जो मीडिया है सो कॉल्ड मीडिया टाइम्स और बड़े वो बहुत डिफरेंट है जो काम करते हैं इंडिया के हिसाब से सेकेंड वुड बी कि इंडिया रिलेशनशिप विद दिल्ली जो दिल्ली रिलेशन विद यूएस इसमें भी बीच बीच में रोड ब्लॉक आते हैं लेकिन अपवर्ड राइजिंग है लेकिन रोड ब्लॉक आते हैं फॉर एग्जाम्पल निजार केस और अभी पन्नू केस फिर सेकेंड वुड बी इंडियन अमेरिकन और इंडिया को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए उनका जो विजन और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू इंडिया ओन रेसिडेंट इंडियन का तो उसको लेके चलना चाहिए तीसरा यूएस इंटरनल आर्गुमेंट विद पिंच ऑफ सॉल्ट कुछ भी चले यूएस पॉलिटिक्स के विद इन में उसको ऐसा लेना नहीं चाहिए इंडिया को सीरियसली ज्यादा और दूसरा कि रशिया चाइना अलायंस है जो बढ़ते जा रहा है ड्यूरिंग द यूएस टर्म क्योंकि यूएस एंड यूरोप यूएस इज पुशिंग यूरोप अगेंस्ट रशिया टू मच दैट रशिया इज गोइंग इन अंडर द आर्म्स ऑफ द चाइना तो इंडिया को हमेशा सोचना चाहिए कि रशिया चाइना अलायंस को ब्रेक करे क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक यही चैलेंज है इंडिया के लिए पाकिस्तान नहीं रशिया चाइना चाइना अलायंस ये 500 साल से प्रॉब्लम ये था ब्रिटेन के समय भी यही प्रॉब्लम था आज भी यही प्रॉब्लम है ओवर द ईयर्स पाकिस्तान एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था तब से प्रॉब्लम है रशिया चाइना अलायंस का उसमें जार रशिया था तो ये बोल सकते हैं इसी एडवाइजरी स्टेप टुवर्ड्स और ग्रेटर सुप्रीम इंक्लूसिव वो बोलो बिल्किस बनने वाले भी थोड़ा सा बता दो प्लीज। तो इसमें कल ले लेफ्ट लिए में थे जो आर्टिकल। सो कल ले लिए थे ये डिटेल अच्छा। में आज भी शुरू में ओके। ले लिए कि बिल्किस बानो ओपन द प्राइमेसी ऑफ द ड्यू प्रोसेस कि जो रेमिट किया जाता है क्या वो प्रोसीजर फॉलो किया गया लेकिन ऐसा फॉलो नहीं किया गया था अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इट हैज सेड दैट मेनी ऑफ द फैक्ट्स वेर हिडन फ्रॉम देम बाय द गुजरात गवर्नमेंट तो ये एक तरह का है जिस तरह की कंपैशनेट नहीं दिखाया गया एक ऑल्सो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं ना, रेट्रिब्यूटिव जस्टिस और रिस्टोरेटिव जस्टिस। अच्छा टर्म है रेट्रिब्यूटिव एंड रिस्टोरेटिव इसको एक बार लिख लेना पॉलिटी में पूछ लेना एक बार सेशन में ओके। EC advisory is a step towards the greater inclusion of person with disabilities तो उनका डिफरेंस था कि डिसेबिलिटी इंक्लूसिव टर्मिनोलॉजी यूज होना चाहिए
कम्युनिटीज, पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स, गाइडलाइन दिया जाना चाहिए, स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर देयर शुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर डिसेबिलिटी फॉर द फ्रॉम द पार्टी वर्कर सो दैट दे आर मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द डिसेबल्ड पीपल। एटीट्यूडनल बैरियर, कितना अच्छा वर्ड लिखा है, एटीट्यूडनल चेंज बात करता है तो एटीट्यूडनल बैरियर है एक तरह से। तभी कारण क्या हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी राइट्स है, राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी इन 2016 के अंदर में जो प्रोविजन है ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेरियोटाइप है, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी और एटीट्यूडनल बैरियर इन द सोसाइटी। तो ये वर्ड को लिख सकते हैं। डिसेबिलिटी इंक्लूसिव कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिव्यांग रादर देन की अपंग, या वैसा शब्द को हटा सकते हैं। मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में डाल सकते हैं। फिर डिसेबल पीपल के लिए रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट आया जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जस्ट लाइक फॉर SC ST इनके लिए भी होना चाहिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन। फिर डिसेबल फ्री गाइडलाइन और साइनेज होना चाहिए, वर्बल भी होना चाहिए, ब्रेल मार्क होना चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शन प्रोसेस में। ब्लाइंड डेफ डम एग्जाम्पल, रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें लिख सकते हैं विजुअल हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी, ऐसा लिख सकते हैं। डम्ब, डम्ब सुनने में कितना कॉन्सिडेंटिंग लगता है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं यूएन के अंदर में। तो यूएन डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रैटेजी, दिस वर्ड कैन बी यूज्ड, और हर जगह इसको बोल सकते हैं, चाहे वो मीडिया में रहे, चाहे वो पॉलिटिक्स में रहे, ECI के अंदर में रहे, ब्यूरोक्रेसी में रहे, सोसाइटी के अंदर में। यूएन डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रैटेजी, इट कैन बी प्रमोटेड इन एवरी फील्ड, और it is will align the principle of Article 29 of the UN Convention on the Rights of Person with Disability। तो हम लोग 4 वर्ड इंपॉर्टेंट सीखे इसमें से। पहला एटीट्यूडनल बैरियर, सेकंड इज डिसेबिलिटी इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, थर्ड इज यूज ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटी इंक्लूसिव, हाँ वर्ड कार्ड के लिए। द थर्ड इज फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं हम लोग यूएन डिसेबिलिटी इंक्लूजन स्ट्रेटेजी के अंदर, और चौथा होगा आर्टिकल 29 यूएन कन्वेंशन ऑन राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। नोट टू सिक्योरिटी प्लानर्स, तो जी उदय भास्कर जी, आई थिंक इज डायरेक्टर ऑफ सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज। He says the conflict in the past 2 years, Ukraine, Russia या Hamas और Israel, it is necessary to anticipate out of the box security exigency। तो एंटिसिपेट करना मतलब प्रेडिक्ट करना पहले ही से कि ऐसा वॉर हो सकता है, क्या क्या मिसाइल यूज हो सकता है, कैसा जनरेशन ऑफ वॉरफेयर यूज हो सकता है, 5th जनरेशन 4th जनरेशन कैसा। तो एंटिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अंडर दिस कि नॉन स्टेट एक्टर यूज हो सकता है, हमास, हुदी, म्यांमार जो स्पिल ओवर हो सकता है, रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है, पाकिस्तान में इलेक्टोरल डायनेमिक्स चेंज होने से फिर इंडिया में इंपैक्ट हो सकता है, कश्मीर, कन्वेंशनल वॉरफेयर यूज हो सकता है, न्यूक्लियर वॉरफेयर क्या यूज हो सकता है, क्या नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर यूज सकता है, क्या फिर आई थिंक जो बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड वॉरफेयर वो यूज हो सकता है, ड्रोन वॉरफेयर, यूदी रेबल इन द अरेबियन सी वो यूज हुआ। तो सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजी पहले से एंटिसिपेट करना जरूरी है बियॉन्ड द ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट। जरूरी नहीं है कि जो वॉर है आज हमेशा वॉर सेम ही रहेगा बिटवीन द मिलिट्री, बिटवीन द बटालियन। हो सकता है कि मिलिट्री वर्सेस साइबर प्लस नेशनल न्यूक्लियर प्लस नॉन स्टेट एक्टर प्लस सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा, 2.5 जनरेशन को बोलते हैं, गिवन द टर्म गिवन बाय द जनरल बिपिन रावत जी, लेट जनरल बिपिन रावत जी। तो 2.5 जनरेशन वॉरफेयर। ओपेनहाइमर ड्रू गीता टू ग्रैपल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस क्रिएशन। तो इनका बस ट्रिनिटी टेस्ट जो बोलते हैं, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ट्रिनिटी टेस्ट जो किया गया। तो ओपेनहाइमर बात की है कि thousands of sun would shine once in the sky, then the bright brilliant glow would be like that of the great one। तो ओपेनहाइमर डिस्क्राइब किए कि जो वेपन्स है जो यूज किए गए, ओपेनहाइमर की तरफ से देखा जाए तो वो एक ड्यूटी निभा रहे थे फॉर द US, लेकिन वो ड्यूटी और जो ह्यूमन वेलफेयर के साथ में चल रहा था कि उसका अगेंस्ट में था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो हम लोग बात करते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का बात करते हैं, क्या ड्यूटी सुप्रीम है, क्या मोरालिटी एथिक्स भी सुप्रीम है। तो ये जो एग्जाम्पल होता है, तो इसका एग्जाम्पल है ओपेनहाइमर का कि वो न्यूक्लियर बम बनाया है US के लिए, लेकिन वो ह्यूमैनिटी के लिए एक तरह से गलत हो गया साबित लॉन्ग टर्म में।
एंड उन्होंने बेसिकली लाइन ये बोली थी, नाउ आई हैव बिकम डेथ एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये विष्णु जब अपने ये विराट स्वरूप दिखाते हैं तो अर्जुना को उन्होंने बताया कि नाउ बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कोट किए थे। वो बोले कि मैं भी एक तरह से डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड बन चुका हूँ, ऐसे एक सेम पैरेलल ड्रॉ करके कि मैंने भी न्यूक्लियर वेपन वेपन ऐसा बनाया कि पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। और लोग को अब उसलिए फिर बोले थे सम स्माइल, सम केप्ट क्वाइट और सम वे थिंकिंग कंटेम्पलेटिंग, क्या वो डिसीजन सही था न्यूक्लियर वेपन बनाने का? क्योंकि लगता शुरू में सबको है कि मेरे पास बनेगा तो मेरे साथ ही रहने वाला है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आपको टेक्नोलॉजी हमेशा से ही एक जगह पे नहीं रह सकता, वो फैलता है। तो यूएस, उसके बाद फिर सोवियत यूनियन के पास है 1949 में, फिर चाइना के पास है 1960s में, फिर इंडिया के पास आया, फिर पाकिस्तान के पास गया, नॉर्थ कोरिया के पास है, इसराइल के पास गया, फैल गया, ब्रिटेन के पास है, तो फ्रांस के पास भी है। तो, तो लॉन्ग रनिंग लीगल डिस्प्यूट डिस्कस कर लिए ओवरऑल 1930 आर्टिकल से रिलेटेड। इंडिया एंड जायंट रेडियो टेलीस्कोप, इंडिया has joined the Square Kilometer Array SKA project. तो SKA project is an international collaboration, scientific collaboration working to build the world largest radio telescope. India has approved 1250 crore for the project. और important इसमें इंस्टीट्यूशन लीगो, लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इंडिया मेंबर आईटीआर का। आईटीआर जो करुणा उस दिन क्वेश्चन पूछे थे, आईटीआर न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड है। नेट पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन अभी पॉसिबल ही नहीं, उससे एनर्जी जनरेशन करना। तो आईटीआर प्रोजेक्ट है, तो इसमें वर्क कर रहे हैं 53 कंट्रीज आई थिंक समथिंग। बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म में 50-30 years डाउन द लाइन देयर विल बी अ नेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन इन द न्यूक्लियर जनरेशन इन फील्ड। तो फिर LHC CERN जिसको बोलते हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सीलरेटर, जिससे पता लग सकता है कि माइन्यूट पार्टिकल का क्या रिएक्शन है। उसके बाद फिर बोसोन का बात हो सकता है उसमें, फिर स्ट्रिंग थ्योरी का बात कर, सब चीज जोड़ सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, स्पेस, टाइम एक्सेट्रा। तो एसके का बात कर सकते हैं, विच आर टू फॉरेन सॉइल, इंडिया में हेल्प करेगा, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम आ सकता है, बेसिक फंडामेंटल रूट कॉज ऑफ द सोलर सिस्टम का बात कर सकते हैं, एलिमेंट्स जो जो पाए जाते हैं सोलर सिस्टम और गैलेक्सी में उसके बात कर सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी, न्यूट्रॉन स्टार फिजिक्स, सोलर साइंस, सब पर एवोल्यूशन का बात कर सकते हैं इसमें, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे हम रेडियो टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं ना, रेडियो टेक्नोलॉजी। यस। तो रेडियो टेक्नोलॉजी किस तरफ आता है, इंफ्रारेड में आता है कि अल्ट्रावायलेट रे की तरफ में आता है? करो ना। रेडियो टेक्नोलॉजी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होता है, लो वेवलेंथ की हाईएस्ट वेवलेंथ लो फ्रिक्वेंसी होता है रेडियो वेव। हाईएस्ट, इट विल बी हाईएस्ट वेवलेंथ लोअर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि कैसे पता होना चाहिए, मैं कैसे पता होना चाहिए, अगर याद नहीं हो रहा होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये समझना चाहिए कि जो अल्ट्रावायलेट रे है, सबसे पहले तो विजिबल लाइट हो गया, उसके अगर आगे जाएंगे जहां पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, टेरेस्टेरियल रेडियो वेव रेडिएशन होता है, इट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इंफ्रारेड में होता है। तभी जाके जो अर्थ जब वापस से भेजता है टेरेस्टेरियल रेडिएशन, तो जो पार्टिकल्स ऑफ द क्लाउड होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए हीटिंग हो जाता है। हम लोग रात में पढ़ते हैं ना, उसके अंदर ड्यू फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो लेफ्ट डायरेक्शन में जैसे वेवलेंथ बढ़ाते रहोगे, उसमें हीटिंग कैपेसिटी बढ़ते रहेगा। इसलिए हम लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं, माइक्रोवेव में इसलिए यूज करते हैं, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव आता है, इसलिए खाना उसमें जल्दी पकता है, हीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। उसके आगे फिर रेडियो वेव हो गया। अब इस तरफ जाओगे, अल्ट्रावायलेट की तरफ में जाओगे, तो उसमें दिमाग में सोचना कि इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, कैंसर खतरा हो सकता है। तो एक्स रे वही लगता है, गामा रे ज्यादा बड़ा, ज्यादा आगे है, और जस्ट जो विजिबल लाइट के ऊपर है जस्ट है जो अल्ट्रावायलेट हो गया। तो अल्ट्रावायलेट भी सही नहीं है, कैंसर, वो भी स्किन कैंसर करता है। एक्सरे भी बात करती है सीटी स्कैन और एक्सरे, और फिर आगे में गामा रे हो गया। तो इस तरह में ये ऐसा है, और लेफ्ट साइड में ऐसे। आई थिंक आई एम क्लियर इसमें।
करो ना। एक बार फ्रीक्वेंसी और बता दो, फ्रीक्वेंसी कैसे डिक्रीज इंक्रीज हो रही है? पहले तो बीच वो में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हाँ, ना वेवलेंथ। ठीक है तो ठीक है। एनर्जी, मैं बात करूँ ना, एनर्जी सबसे ज्यादा किस में रहेगा, जिसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो सोचो कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कि ऑसिलेशन होता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ना ऑसिलेशन, तो वो जल्दी हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होगा तो तभी तो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर पाता है, तभी तो एक्सरे में आपको फोटो दिखता है, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाता है जैसे ऊपर जाओगे इस तरफ, राइट साइड में। राइट साइड समझ जाओ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड आंख सोचो कि वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो राइट साइड जाओगे तो पेनिट्रेशन बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ते रहेगा, तो आप सोचो अल्ट्रावायलेट रे, सही बात है, कि तभी तो आपका विटामिन डी प्रोड्यूस होता है स्किन के लेयर के अंदर में, पेनिट्रेशन बढ़ता है। सेकेंड वुड बी कि उसके ऊपर एक्सरे, एक्सरे तभी तो आपका बोन भी दिख जाता है उसके अंदर में, पेनिट्रेशन बढ़ जाता है उससे। और फिर गामा रे, स्टील को भी पेनिट्रेट कर सकते हो बहुत सारे चीज केसेस में, तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा और वेवलेंथ कम हो जाएगा, और इस तरह लेफ्ट जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा और फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि 2023 में पहली बार देयर वाज ऑफ शूट से टच हुआ, लेकिन टच कर गया 1.5 डिग्री, यहाँ पर 1.5 है। 1970 में 0.3 था, और टारगेट दिया हुआ है पेरिस क्लाइमेट चेंज का 1.3.5 तक रोकना है, और जो मीन टेम्परेचर वर्ल्ड का सरफेस टेम्परेचर, उसको रोकना है 1.5 तक, लेकिन वो टच कर चुका है 2023 में। तो क्लाइमेट मिटिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे के लिए सबको जो एनडीसी का वैल्यू है उसको बढ़ाना चाहिए अपने तरफ से भी, और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जो वर्ड है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन क्रेडिट, ये सब के ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा दिया हुआ ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस, ये सब को बढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रीन एनर्जी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, कार्बन को कम यूज़ करना चाहिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को प्रमोट करना चाहिए, कार्बन कैप्चर को प्रमोट करना चाहिए, फिर तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लाइकली हम लोग फिर डिस्कस किए कि पिछले साल मनरेगा में पे कम किया गया था, रैशनलाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया गया था, तो अभी जाके मनरेगा में फिर से लाइकली हाइक ऑफ 50% बजट आउटले फॉर द मनरेगा किया रहा है। क्यों किया जा रहा है, तो एक रीजन ये हो सकता है कि इलेक्शन ईयर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के अंदर में होना चाहिए वेजेस के हिसाब से। दूसरा चीज़ की अभी आपके पास कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बढ़ चुका है, और ऊपर से वापस से डिमांड पुश करना है, स्पेशली इन द कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड रेलवेज हाइड्रे रोडवेज ब्रिजेस एक्सेट्रा, उसमें तो एक्सपेंडिचर के लिए मनरेगा चाहिए। तो 100 डेज ऑफ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनस्किल्ड लेबर्स, मैनुअल लेबर, इसमें से 53% जो है, 53% से ऊपर विमेन एम्प्लॉयड है इसमें मनरेगा में। साउदर्न स्टेट में कम यूज होता है, नॉर्दर्न स्टेट में ज़्यादा होता है। तो एक और डेटा था पहले कि सदर्न स्टेट में मनरेगा में यंग वर्कर लोग कम है, ओल्ड वर्कर लोग ज़्यादा। सबसे ज्यादा सैलरी भी सदर्न स्टेट्स में, ये केरला हाँ में ट्रू, वहां पर केरला। 100% ऑडिट देखा गया था पंचायत में जब मनरेगा की बात हुई। विदित गुजराती सुपर जीएम 2725 रेटिंग, विदित लुकिंग फॉर 1 करोड़ फॉर द कैंडिडेट ट्रेनिंग। इंडिया में सेकेंड रैंक पर भी आई थिंक। Once you can take up finance expression. Okay, Abhishek. Allow me screen sharing. एंड हम मनरेगा की बात करते हैं तो कौन कौन से एसडीजी गोल्स को मीट करने में हेल्प कर रहा है वो? एसडीजी गोल्स कौन कौन से मीट, तो इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। इनक्वालिटी कम करने के लिए जेंडर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, फूड सिक्योरिटी भी आता है उसमें। तो ग्रीन ग्रोथ के प्रमोट कर रहे हैं मनरेगा में, तो सब जगह कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप जोड़ दो उसमें। फिर सो अभी हम ये इसी टॉपिक की बात करते हैं, बजटिंग फॉर द पोल्स। तो we're seeing कि around rupees 90,000 crores would be allocated for MG Narega, and ये
पिछले साल का जो बजट था उसमें सबसे बड़ा इशू यही रहा था कि एमजी-नरेगा का जो बजट है वो बहुत कम कर दिया था, तो इस साल expectations है कि 50% has been increased. So this is going to be a strong signal to the poor ahead of the general elections also. So election year है, so वो भी एक रीजन हो सकते हैं. एंड इसके अलावा जब हम बात करते हैं वुमेन फार्मर्स की या एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हम हमेशा एक टर्म यूज करते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि देर आर मोर वुमेन फार्मर्स. सो उसके पीछे के रीजन अगर हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन की, जो मेल हैं दे prefer migrating to the urban areas for the employment, and women they tend to stay back. So even because of feminization of agriculture also, we are seeing that women they're not able to easily secure the formal sources of credit. तो पीएम किसान स्कीम जो है उसमें देखा जा रहा है कि वुमेन फार्मर्स को भी कैश ट्रांसफर्स हुए हैं, जो एनुअल अमाउंट है 6,000 रुपीज का. So this is also, we can say, a step towards also financial inclusion, आ जाया करो. and this will help the farmers. Then प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं on 9th of January, and हर 2 साल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है एक बार. सो दिस बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट रीजंस हैं. प्रवासी भारतीय दिवस मतलब इंडियन डायस्पोरा की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है, एंड यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस अवार्ड्स भी दिए जाते हैं. एंड एक और जो सिग्निफिकेंस है कि ऑन दिस डे, ऑन 9th of January 1915, Mahatma Gandhi he came back from South Africa to India. So we also recognize contributions of the overseas Indian community. So we see their participation. Indian embassies bhi jo hain different countries mein, even they celebrate this. So this is an important, you can say, a day. And jab hum baat karte even in terms of remittances inflow or transfer payment jo hum bolte hain, so us case mein bhi India has made the world record of being the first country in the world for hitting $100 billion of remittances. So India पहली country बनी है world में. So this is significant, can say, achievement. And remittances they are a part of the current account. जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट का पार्ट है रेमिटेंसेस. देन ग्रोथ फोरकास्ट की हम बात कर चुके हैं, दैट इंडिया इज वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. देन एम्स हरियाणा बिल्डिंग the contract to L&T vertical. So Larsen and Toubro, they have got this, can say, contract, and Hitech Mini Ratna public sector enterprise under the Ministry of Health and Family Welfare. So Heights jo hai, they have given this tender to them. Then coming to this important article, MSME credit demand to say strong in 2024. So here again, when we talk about MSMEs, so we changed the definition जो classification था MSMEs का 2020 में through the MSME Development Act of 2006. So now the new definition stands is, पहले जो manufacturing MSMEs और services वाली MSMEs होती थी उनके लिए different categories और different classification होता था, but उसको अब हमने combine करके एक ही classification रखा है on the basis of कि वो कितना investment कर सकते हैं, and second is कि उनका annual turnover कितना है. So for the investment thing, micro MSMEs जो हैं उनके लिए it is up to 1 crore of investment अगर वो कर रहे हैं, तो they will fall in the category of micro industries. And then small में it is up to 10 crores of investment, and macro में it is up to 50 crores of investment. And talking about the annual turnover, तो micro का turnover is I think it starts from 5 crores, then it is 50 crores and up to 250 crores for the macro one. तो ये important है हमारे लिए remember करना. And this was a new definition. So यहाँ पे तो credit मानसी demand की हम बात इसमें जो डेफिनेशन था इट इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों. हाँ दो फैक्टर्स हैं, और ये दोनों सेम है. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एमएसएमईज के लिए दोनों के लिए सेम अब सेम है. पहले नहीं पहले था ये इसलिए. डिफरेंट होता था. ट्रू. हाँ पहले ये डिफरेंट होता था, तो इसको और सिंपल कर दिया गया है. तो एंड इंडिया में अगर अब यहाँ बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जो हम्म, एमएसएमई सेक्टर किस में है, स्मॉल में, माइक्रो है कि मीडियम? सबसे ज्यादा इट इज इन माइक्रो एंड स्मॉल, दोनों को बोलेंगे तो कंबाइन करके माइक्रो और स्मॉल में ज्यादा है. और यहाँ पे क्रेडिट डिमांड में भी यही दिखा रहे हैं कि अगर क्रेडिट डिमांड इज गोइंग टू बी
strong, तो it reflects again their good performance. Demand is also increasing. अगर हम market से उसको relate करके चलें, तो they are going to play, we can say, foundational role in even the future economic growth of the country, and they are again very important जब हम बात करते हैं last mile connectivity या creating jobs in रूरल एरियाज ऑल्सो, फार फ्लंग एरियाज। और हमने MSMEs की भी बात करी थी, अभी जो धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वहां पे भी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट की जा रही है दैट इज थ्रू MSMEs। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। And appetite for the loans is expected to be strongest in metropolitan hubs such as Bengaluru, Pune, and Delhi also. Then जॉबलेसनेस की हम बात करें या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेशन की जब हम बात करते हैं, तो औशिक, कैन यू जस्ट डिफाइन हाउ डू वी कैलकुलेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट? Total number of workforce who are unemployed or currently looking for employment by total number of workforce, कि कितना workforce availability है, And they are ready to work at the current market कि wage rate. unemployed plus और looking for employment, ये वाला जो ऊपर में है, नीचे में total workforce है। हाँ वर्कफोर्स, ठीक है। एंड देन जो ये डेटा है इट इज रिलीज बाय दिस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, ये एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इनका हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में है, तो एक कोई गवर्नमेंट बॉडी, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो दे आर वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दिस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एंड इवन सम बिजनेस डेटा ऑल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जॉबलेसनेस अमंग द यूथ वो इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। सो ये यही चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है एज वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट। फर्स्टली द रिफॉर्म्स इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, importance of vocational education. Secondly is imparting of the skills training, and thirdly हमने बात करी थी कि there should be increased linkage between the higher educational institutions and the skills which are in demand, which would be again updated by the industrial sector, by the industries, or we can say by the IT sector also. So there should be more synergy between these two things. And एक और term हम जो बोलते हैं that is skills mismatch, मतलब जो jobs create की जा रही है और जो skilled personals भी हैं, जो skilled human resource भी है, वो skills match नहीं कर रही है। तो दे एक्सपेक्ट हायर इनकम, दे आर हाईली स्किल्ड हम बोल सकते हैं, पर जो जॉब्स हैं वो लो स्किल्ड जॉब ज्यादा क्रिएट हो रही है इंडिया में। सो दिस इज क्रिएटिंग वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। Coming to biofuel alliance, it may not see expansion soon. So Amitabh Kansa is the former CEO of the Niti Aayog also, and G20 में Indian Sherpa also. He was the Indian Sherpa. So biofuel alliance G20 2023 में launch की गई। इसमें 3 countries founding members हैं. It is led by India. India is there, US and Brazil. So biofuel की जब हम बात करते हैं तो 4th generation of biofuels are there. Biofuels cleaner fuel है जो बायोमास से बनाया जाता है। So इंडिया में एक प्रॉपर मिशन भी है, बायोफ्यूल ब्लेंडिंग मिशन, जिसकी हमने डिटेल में बात की है पहले भी। नाउ टॉकिंग अबाउट जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल, तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हम कंज्यूमेबल फूड आइटम्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज वीट, वी यूज शुगर केन, तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम ऑन दी पार्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। और हमने अभी कुछ दिन पहले ये भी देखा था कि शुगर केन फार्मर्स के लिए जो वेस्टेड इथेनॉल ब्लेंडिंग और वो सब किया जाता था, दैट वाज फॉर द वेस्टेड थिंग, और जो लेफ्ट ओवर था। बट वी सॉ कि फार्मर्स दे आर डेडिकेटेडली दे आर गोइंग फॉर द कल्टिवेशन कि हम इसको डायरेक्टली सेल करेंगे फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन। सो दैट वाज अगेन प्रॉब्लम यही था, फूड सिक्योरिटी। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल इज जो नॉन कंज्यूमेबल्स हैं। सो ये शिफ्ट हमें देखने को मिला फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड जनरेशन की नॉन कंज्यूमेबल से हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। थर्ड में वी डिपेंड अपॉन दी एल्गल प्रोडक्ट्स, एल्गेज के थ्रू बायोफ्यूल जनरेट करना। एंड फोर्थ जनरेशन में वी यूज टेक्नोलॉजी, लाइक वी टॉक अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, दे आर मोर एडवांस्ड, वहाँ पे हम और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं। तो दीज आर अगेन 4th जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, सो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एंड यहाँ पे इसके अलावा जो लिखा हुआ है कि इट मे नॉट सी expansion
सून तो इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो 3 की एस्पेक्ट्स हैं. मेकिंग द प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन द सेंट्रल एलिमेंट of sustainable development strategy, supporting governments in reducing the policy regulatory risks जो हैं to the private investment and aligning their financial product offering to the private capital market gaps. तो ये कुछ की एस्पेक्ट्स हम बोल सकते हैं. ऑल्सो जो बेसिक डिफरेंस है बायोफ्यूल में और फॉसिल फ्यूल में इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन की कितना टाइम लगता है फॉर्म होने में, तो नेचुरल Yes. प्रोसेसेस से फॉर्म होते हैं फॉसिल फ्यूल जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, स्लो प्रोसेसेस होते हैं. एंड बायोफ्यूल में ये होता है कि वो शॉर्ट टाइम स्पैन में ही बन जाते हैं. तो And इसीलिए biofuels ज्यादा are cleaner fuels also comparatively when we compare it with the fossil fuels also. So that is why also we are shifting our focus towards biofuel adoption. Refiners to ask for the extra Saudi oil after the price cut. So Indian oil countries top refiner है Bharat Petroleum. We should know the examples. बाकी सऊदी Aramco इस कंपनी की हम बात करते हैं इवन ब्लू हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में. सो दे आर ब्रिंगिंग इन FDI इन इंडिया इन ब्लू हाइड्रोजन. ब्लू हाइड्रोजन हमने बात करी है टॉक्स एंड इट स्पेसिफिकली वर्क्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैप्चर कार्बन कैप्चर. सो दैट्स देयर. एंड we have seen कि रशिया के ऊपर जो हमारा ऑयल डिपेंडेंस था that has almost come down to 20%. Now we are seeing कि again the focus is shifting towards Saudi Arabia. And so Indian Oil Corporation seeking more oil from Saudi Arabia and West Africa. So West Africa again यहाँ इस एरिया में एक critical role play कर सकते हैं जब हम बात करते हैं strengthening a relationship with African continent and India. Facing problems in buying the Russian light sweet crude Sukhoi. So light sweet crude oil जो था हम import कर रहे थे from Russia from again जो mountain range. So I'm not able to recall the name of that mountain range जो रशिया में. Aushik, what is the name? यूरल ना. हाँ, Ural Mountains, yes. And India world का third biggest oil importer है. 87% of जो crude oil है जो हमारी needs है that we are import dependent upon. तो अगेन हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ द भारत ब्रांड. तो यहाँ पे भी प्लांटेशन एक्सपो हो रहा है केरला में. सो केरला's plantation brand potential to tap the global domestic demand for a wide range of products and services. So we are promoting वो भारत ब्रांड जो लोकल ब्रांड्स हैं at the international level so that they get an identification, उनकी क्वालिटी पे ऊपर like फोकस किया जाए so that even we can widen the consumer base also. Tech funding at 7-year low. So tech startups जो in India में they saw their funding decline to the lowest in the 7 years 2023 में. Now this again reflects कि after COVID-19 जो एक boom देखने को मिला था in the number of startups we saw more number of even unicorns that were being created in India, but now we are seeing again a slowdown. So तो एक जो phase आता है of boom phase वो हमें after COVID-19 देखने को मिला था. So at the same time, startups are going to play important role in, as we talk about driving up the innovative industry, innovations में, patenting में और copyrights जो हम बात करते हैं, trademarks में, they're going to play important role. Startups again, as we talk about being vocal for local. तो building brand India, brand भारत जो हम बात करते हैं, creating more jobs at the local level. So हर micro area में, even talk about women-led development, so they play a very critical role. Startup के context में हम बात करते हैं joint venture की. तो joint venture is specifically we are seeing it established a successful capitalist or a corporate. They provide the money to the startup जो कि एक newly emerging startup है for their development. तो हम बोलते हैं कि ये equally risky भी हो सकता है और equally profitable भी हो सकता है क्योंकि दोनों साइड जैसे कि ज्यादा चांसेस रहते हैं कि लॉस भी ज्यादा हो सकता है और प्रॉफिट होगा. सक्सेस हुई तो प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं. सो दैट इज देयर. ब्लू स्मार्ट ये कैन से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेस्ड कैब प्रोवाइडिंग ऐप है. ब्लू स्मार्ट शिफ्ट्स द गियर्स एंड स्टार्ट्स surge pricing. तो अभी तक they were used to offer certain kind of happy hours discounts provide करते थे.
Now we are seeing कि people, as they are getting more aware, demand increase हो रही है of their services, so they have started to increase the pricing. So we can say कि this is one of the strategy to establish yourself, your business in the market. जैसे कि हमने जियो के केस में भी देखा था, उस मेथोडोलॉजी को हम बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग, कि स्टार्टिंग में आप जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे लेसर प्राइस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करोगे, जैसे जियो के केस में हमें देखने को मिला था। एंड जब आपके पास देखोगे कि बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस इस्टेब्लिश हो गया है, लोगों ने दूसरे एक एयरटेल से अगर जियो की तरफ शिफ्ट कर लिया है, उसके बाद आप प्राइस करना स्टार्ट करोगे। तो दिस इज देयर, एंड इसको हम बोल भी सकते हैं कि it can distort the competition also somewhere, but again कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम बोलेंगे कि influence of the corporates, या जो crony capitalism बोलते हैं, और जो nexus between the corporates and the political class exist करते, तो जियो के केस में ऐसा कोई major action हमें देखने को नहीं मिला था। मांझी, मैं वांटेड टू आस्क वन थिंग, फिर ऐसा हाँ नहीं हो जी। सकता कि वो दोबारा से जो पहले वो यूज करते थे उन्हीं में ही चले जाए? मतलब कम जाएंगे, प्रेफर कम करेंगे, बट तब भी नहीं, लेकिन फिर अगर भी वो जो प्राइस प्राइस स्टार्टिंग में प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, वो इतना ज्यादा सडनली उसको इतना हायर प्राइस पे नहीं कर सकते, उस सडनली उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली, कि आपको इतना ज्यादा रियलाइज या इम्पैक्ट फील नहीं होगा। और प्लस बार बार शिफ्ट करना डिफरेंट ऑपरेटर्स में, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो और एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि आपको उनकी सर्विसेज अच्छी लग रही हो, तो यू स्टे टू यू नो बी देयर, एंड आप उनकी सर्विसेज फिर भी लेते हो अगर वो बाद में पेड भी हो जाती हैं तो। ओके, थैंक यू मांझी। हाँ जी, वेलकम। तो ये हमने बात करी थी, दिस वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि इंक्लूजन ऑफ जो इंडिया के डोमेस्टिक बॉन्ड्स हैं ऑन द ब्लूमबर्ग्स इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स, पॉजिटिव है हमारी बॉन्ड मार्केट के लिए। प्लस इसका एक मेजर बेनिफिट जो हो सकता है, जो इंडिया की बोरोइंग कॉस्ट है, दैट कैन गेट रिड्यूस्ड। सो दिस कैन बी टेकन अप फ्रॉम हेयर। यहाँ पे लिखा भी है यील्ड्स दे स्लिप, तो इसका मतलब कि अगर यील्ड्स कम हो रही है तो गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट कम हो रही है। तो यहाँ पे है प्राइवेट क्रेडिट हैज मोर रीजंस टू थ्राइव इन एशिया। सो फेडरल रिजर्व जो है यूएसए का सेंट्रल बैंक है, देव रैपिड इंटरेस्ट रेट हाइक्स 2023 में हमने देखने को मिला, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वाज बीइंग फॉलोड, टफ रेगुलेशंस इंपोज किए गए थे अगेन टू रीन इन इन्फ्लेशन। बट एक एस्पेक्ट जो हमने यहाँ पे बात करी थी कि इन्फ्लेशन वाज बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड रीजंस, सो द प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट और द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इट रिड्यूसेस specifically when the inflation is because of the supply side reasons. So in that case, fiscal policy becomes much more effective. So this was one aspect which was taken up, and this was even highlighted by the Monetary Policy Committee members as well. And कुछ challenges जो भी हमें देखने को मिल रहे थे, high yield था corporate bonds में, जिसकी वजह से again we were seeing capital outflow from the Indian markets. We talked about interest arbitrage, which is again the difference between the interest rates between the different capital markets in different countries. So if suppose capital market में अगर हम बात करें interest rate यूएसए में ज़्यादा high है, या interest rate repo rate यूएसए में comparatively higher था than that in the Indian market, so that led to the capital outflow, जिसकी वजह से we saw the pressure on Indian rupee rising, Indian rupee was depreciating, and we saw again RBI intervening in the market by selling US dollars, which again could result in certain reduction in the forex reserves also. So we're seeing market is losing appeal. Asia's junk dollar bond market has been shut. So ये अगेन कोविड-19 के हम बोल सकते हैं कि सडन इम्पैक्ट, उस टाइम पे यील्ड्स इंक्रीज हो रही थी, तो वी सॉ अगेन ह्यूज इनफ्लो ऑफ द कैपिटल, ह्यूज इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, बट अगेन थिंग्स आर रिटर्निंग बैक टू द स्क्वायर वन. We talked about the Gabriel Attal is the France's youngest, first openly gay prime minister. Gabriel Attal, international